गुड इवनिंग एवरीवन। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो जो है मैंने कहा था तुम्हें कैलकुलस के करेंगे आगे। और जल्दी से क्लास को जो है वो लाइक कर दीजिए फटाफट से। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बीटा एम एन। बीटा एम एन की वैल्यू बतानी है और वो भी किस फॉर्म में दे रखी है, गामा की फॉर्म में। तो गामा की फॉर्म में जब हमें बीटा एम एन की वैल्यू बतानी है तो बीटा एम एन की वैल्यू जो है, जो बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन होता क्या है, 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस वन माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, बीटा एम एन लिखो या बीटा एन एम लिखो, दोनों सेम होते हैं। और जब बीटा एम एन की मुझे जब वैल्यू बतानी है गामा की फॉर्म में तो वो होती है गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन है और मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसके अंदर x है तो ये किसकी, x की लिमिट तो नहीं हो सकती। जब भी हमारे पास क्या हो, मुझे अब इंटीग्रेशन करना है पर ये देखना है किसको पहले करे किसका बाद में करे। तो अब ये जो मेरे पास है इसके अंदर x है तो ये x की लिमिट नहीं हो सकती, या तो ये y की हो सकती है या z की। उसके बाद इसके अंदर y है तो ये y की लिमिट नहीं हो सकती, या तो x की हो सकती है या z की। अब ये तुम्हारी मर्जी है, किसी की भी रख लो। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है मैं वैसे ही कर देती हूँ, इसको z की लिमिट मान लेती हूँ, ये x की हो जाएगी और ये जो भी बचेगा ये किसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी। तो भाई जैसे एज इट इज लिखा हुआ है वैसे ही इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x इंटू क्या लेट कर लेते हैं 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 1 माइनस एक्स और ये बन जाएगा dx और ये आ जाएगा dy। ठीक है, देन 0 to 1 इंटीग्रेशन y स्क्वायर टू 1, लिमिट पुट करेंगे तो ये अपर लिमिट 1 माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, ये है dx और dy। अब इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन y स्क्वायर टू 1, इसको लिखे x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx dy मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। तो अब यहां से लिमिट करेंगे 0 to 1। अब इंटीग्रेशन करेंगे x का तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है y स्क्वायर टू 1 और ये आ जाएगा dy। तो यहां से क्या आया 0 to 1, अपर लिमिट पुट करोगे 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है y स्क्वायर, तो यहाँ y स्क्वायर अगर मैं पुट करती हूँ तो y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये y स्क्वायर का स्क्वायर y रेज टू पावर 4/2 माइनस y स्क्वायर y रेज टू पावर 6/3 हो जाएगा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dy। तो अब यहाँ से क्या आया, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आ गया 1/6 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो y रेज टू पावर 4/2 माइनस माइनस प्लस y रेज टू पावर 6/3 और ये आ गया dy। और देन इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1/6y, इसका होगा y रेज टू पावर 5 अपॉन 5 इंटू ये 2 जो था ये एज इट इज y रेज टू पावर 7/7 इंटू 3 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 1, तो ये हो गया 1/6 माइनस 1/10 प्लस 1/21 और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहां से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 6 का, 10 का और 21 का, तो मेरे पास किस पर 3 पर जाएगा, 3 2 6 10 3 7 जा। उसके बाद बात करते हैं 2 पर, 2 1 जा 2 5 जा 7 जा, तो ये हो गया 35 इंटू 6, कितना आ गया 35 इंटू 6। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या मल्टीप्लाई भी कर दें, चलो मल्टीप्लाई नहीं करते, मैं एज इट इज यहाँ लिख लेती हूँ। तो ये हो गया 35। ठीक है, तो 6 है यहाँ पर तो 35 ऊपर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर है मेरे पास ये है
7 और 5 और 6 है, यहाँ 10 है, तो 10 है तो एक 5 खत्म हो गया इसमें से और एक 2, तो ये ऊपर आएगा 21 ही आएगा ना, क्योंकि ये 7 यहाँ 3 और 2, तो मैं 5 और 2 को खत्म कर देती हूँ, 21 आ गया। अब मुझे अगला 21 है, 21 के लिए मुझे 7 और 3 को नहीं लिखना, तो मेरे पास बचेगा 5 और 2, तो ये आ जाएगा जमा 10। तो ये हो गया मेरे पास, कितना हो गया ये 45, 45 माइनस 21 अपॉन 30, 35 इंटू 6 था ना भाई, ठीक है, 35 इंटू 6, तो ये कितना आया, 21 माइनस करेंगे तो 4, 24, 35 इंटू 6, 6 चौक 24, 4/35, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये मत सोचना इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जाम क्वेश्चंस ही है, जितने भी मैं तुम्हें करवा रही हूँ वो सब वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा 4/35 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू z किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू x किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, सिर्फ सिंपल, कुछ मतलब ऐसा कोई इंटीग्रेशन भी नहीं था बहुत बड़ा, सिर्फ इसलिए हो गया कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है। उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारे पास जो है ये डी रिचलेट्स इंटीग्रल है, ठीक है। क्या है ये तुम्हारे पास, डी रिचलेट्स इंटीग्रल है, और डी रिचलेट्स जो इंटीग्रल ये दे रखा है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये डी रिचलेट्स इंटीग्रल है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है गामा एल, गामा एम, ये है डी एक्स डी वाई डी जेड, लिखना भूल गई, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस क्या था, एल एम एल प्लस 1, ठीक है। तो देख लो भाई कौन सी वैल्यू है इसकी, गामा एल, गामा एम, गामा एन, ठीक है। और यहां से हुआ गामा एल प्लस एम प्लस एन, तो भाई ये है, लेकिन इसने ये नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी है, देखो इसने क्या कर दिया। अब गामा जो होता है मेरे पास, गामा एन जो होता है वो क्या होता है, n-1 इंटू गामा n-1, ठीक है। अब देखो इसमें से ना इसने कोई नहीं दिया, नीचे है ना एल प्लस एम प्लस एन तो नहीं है, प्लस 1 भी होना चाहिए, मतलब नहीं है। यहाँ देखो -1 कर दिया, नहीं हमारा +1 है। यहाँ इसने एल एम एम एन प्रोडक्ट कर दी, हो ही नहीं सकता, बचा ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि मेरे पास था गामा एम प्लस एन प्लस एल प्लस 1, तो इसको क्या लिखे, देखो गामा एन था, ये मान लो एन है, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, इसमें से एक कम होगा, तो इसको लिखेंगे एम प्लस एन प्लस एल, और गामा यहाँ भी एक कम हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस एल, तो ये जो है ये इसकी जगह इसने क्या रख दिया, गामा एल, गामा एम, गामा एन, ऊपर तो ठीक है, नीचे इसकी जगह लिख दिया इसने एम प्लस एल इंटू गामा एम प्लस एन प्लस एल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, राइट आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस वही करवा रही हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये देखना इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मुझे अगला क्वेश्चन है, द कर्व दिस कर्वेचर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, और जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हों तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको ऐसे ना रो से डिनोट करते हैं, जैसे रैंक करते हैं ना वैसे ही डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1/dy/dx का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होती है किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, या इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं 1+y1 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन y2। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है, कर्व दे रखी है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो अभी मैंने तुम्हें बताया है कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और रेडियस ऑफ मुझे कर्वेचर निकालना है तो 1+y1 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन y2 का स्क्वायर होगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है,
y2 होगा, सॉरी y2 का स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो y1 निकालेंगे यहाँ से e रेज टू पावर x, y2 निकालेंगे e रेज टू पावर x, और x 0 दिया हुआ है और y1 दिया हुआ है, कहीं जरूरत हो तो ऐड कर देंगे, सॉरी वैल्यू लिख देंगे। तो 1 प्लस ये आ जाएगा e रेज टू पावर x और उसका स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव भी। अब आंसर तो ये नहीं है, लेकिन उसने देखो वहां पॉइंट दिया हुआ है कि x तो 0 है और y क्या है 1, तो x की जगह क्या पुट कर दो 0, तो x की जगह 0 पुट करोगे ई रेज टू पावर 0 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन ई रेज टू पावर 0। तो ये हो गया किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1, 1 का स्क्वायर 1 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 1। तो ये आ गया 2 रेज टू पावर 3/2, 2 रेज टू पावर 3/2 को लिख दे 2 इज टू अंडर रूट 2, क्योंकि 2 और अंडर रूट 2 का मतलब है पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो कितना हो गया 3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2√2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है तो मुझे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो देखो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन से हैं, x को 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, 1 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब 0 और 1 जो है वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। जहां पर भी ये जो फंक्शन है ये अनबाउंडेड होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा, वही इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। तो x को 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, 1 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और 1 जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर नहीं है। तो भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करें तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन सा होता है, जहां पर आपके पास या तो एक मतलब इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स जो है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा कब, या तो मेरे पास ए, या तो ए या बी या बोथ जो है ए और बी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाए, या फिर इन दो अब ए और बी में से एक ऐसी वैल्यू हो जहां पर ये फंक्शन जो है ये क्या हो, अनबाउंडेड हो, मतलब इनफाइनाइट हो। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि मेरे पास जो था ये वाले क्वेश्चन में था कि 0 और 1 पर मेरे पास क्या था, इनफाइनाइट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन रही थी। और ये कौन से काइंड का फंक्शन है, अगर मैं इसको पूछूं तो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ते हैं तो 3 काइंड्स के इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ते हैं। ये कौन सा काइंड है, ये सेकंड काइंड है, सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड में मेरे पास क्या था कि मेरे पास क्या होगा, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएंगी, तो यहाँ पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो मेरे पास या तो इस टाइप का होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल की इनमें से किसी ना किसी एक पर या दोनों पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनती होंगी, या फिर क्या होगा मेरे पास या तो ए या बी जो है या दोनों की दोनों लिमिट इनफाइनाइट होंगी। तो दोनों लिमिट इनफाइनाइट है, बिल्कुल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। 0 और 1 पर, ये तो अभी पीछे भी पढ़ा है हमने, 0 और 1 पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, मतलब फंक्शन अनबाउंडेड है, तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अपर या लोअर लिमिट एक इनफाइनाइट आ रही है तो बिल्कुल इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 अगर मैं देखूं तो 0 से, अच्छा 1 से शुरू है, ठीक है, तो ये एक लिमिट इनफाइनाइट आ गई, ये भी अनबाउंडेड है। तो ये है मेरे पास जो कि जो कि क्या है, जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं बनाता, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर भी साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू जो है 1 होती है और 1 पर भी फाइनाइट है। तो ना तो कोई ना तो ए ना बी ना दोनों इनफाइनाइट है, और ना ही कोई इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेरे पास आई है किसी भी वैल्यू पर इनमें से। तो ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर है, ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल है, ताकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है। उसके बाद हम अगला चेक करते हैं, जो अगली मेरे पास है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिस इज कन्वर्जेंट। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा जब n क्या होगा, लेस होगा 1 से, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास इंटीग्रल a टू b 1/x माइनस ए,
ये इज कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट जब n लेस होगा 1 से। और अगर a टू b, अगर b भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो ना, b माइनस एक्स रेज टू पावर n हो dx, तो भी मेरे पास ये इज कन्वर्जेंट होगा जब n लेस होगा 1 से। दोनों केसेस में ही ये क्या आएगा, ये कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू, ये जो इंटीग्रल है ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 टू इनफिनिटी रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx है। और ये जो मेरे पास e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये मेरे पास क्या है, गॉसियन फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये गॉसियन फंक्शन है। और इस इंटीग्रल को बोला जाता है, पूरे इंटीग्रल की बात करें तो इसको गॉसियन इंटीग्रल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गॉसियन इंटीग्रल बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम जो है वो आइलर पॉइजन इंटीग्रल भी है। ठीक है, ये याद रखना, बिल्कुल पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। तो ये क्या है, ये आइलर पॉइजन इंटीग्रल है। ठीक है, इसका नाम क्या है, आइलर पॉइजन इंटीग्रल या गॉसियन इंटीग्रल भी इसको कहा जाता है। अब उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ एसिम्टोट्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला के कितने एसिम्टोट होते हैं, तो पैराबोला का एक भी रियल एसिम्टोट नहीं आता। चाहो तो फाइंड आउट करके देख लो। सॉरी, अगर मैं यहाँ से बात करूंगी तो ये इक्वेशन है, ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई एसिम्टोट है, ना पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई एसिम्टोट है। मैंने आपको बताया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए कि देखो x का हाईएस्ट पावर, y की हाईएस्ट पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी एसिम्टोट नहीं आएगा। उसके बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करें तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है, तो ना ही एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस आएगा। तो ना तो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ना ही वाई एक्सिस है। तो क्या बात करेंगे, ऑब्लिक्यू एसिम्टोट। तो x को 1 और y को क्या रखेंगे, m रखेंगे। ठीक है, x को 1 और y को m रखेंगे। 2 डिग्री में, 2 डिग्री में तो ये m स्क्वायर आ जाएगा। 1 डिग्री में रखेंगे, 1 डिग्री में रखेंगे तो मेरे पास उसमें आ जाएगा -4a। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, m की 2 वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा जी, कल मैंने ना आपको एक क्वेश्चन जो था यही सेम m स्क्वायर 0 बन रहा था बेटा, वहां पर ना मैंने आपको क्वेश्चन था ये वाला, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके ना 2 ही एसिम्टोट आएंगे और मैंने ना वहां सी की वैल्यू गलत लिखवा दी, यहाँ मैं सही लिखवा रही हूँ। वो होगा सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, मैंने ना उल्टा लिखवा दिया। वहां मैंने फाइव एन माइनस 2 यहाँ लिखा था, जबकि यहाँ फाइव एन आएगा डबल इंटीग्रल एम प्लस, उसको ठीक कर लेना, मैंने यहाँ पर कल वो गलत लिखवा दिया था। ठीक है, c बाय 1 फैक्टोरियल फाइव एन माइनस 1 डैश एम प्लस फाइव एन माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये होती है एग्जैक्ट, मैंने ना उल्टा लिखवा दिया, फाइव एन माइनस 2 से शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा था उसमें डाउट, पर पता नहीं, फिर मैं देख सोच भी रही थी, बट मुझे लगा शायद ठीक है, तो वो ठीक कर लेना। और उसके 2 ही एसिम्टोट आएंगे जो कि शायद पैरेलल टू वाई एक्सिस आए थे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो मैं वैल्यू पुट करती हूँ। मैं पहले n कितना है, 2 डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री की, तो ये होगा 5 2 डबल डैश m। ठीक है, फिर c यहाँ से होगा 5 2 डिग्री की है 1 डैश m, फिर ये 5 0 m इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका 2 बार डेरिवेटिव करती हूँ यहाँ से, 5 2 का, 5 2 डैश m, तो मेरे पास होगा 2m। फिर 5 2 डबल डैश m करेंगे तो ये होगा 2 मेरे पास। ठीक है, 5 1 डैश करेंगे तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म 5 0 वाली टर्म इसके अंदर है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म, तो वो भी 0 होगी। तो ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ से आया c² बाय 2 फैक्टोरियल इनटू, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये बचा 2, ये भी 0 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ये मेरे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। अब c 0 आ गया, m भी 0 है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होगा मेरे पास। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स, m की वैल्यू भी 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y 0 आ गया, अगर मैंने इसके अंदर जो है
तो ये कह रहा है कि एसिम्प्टोट जो है, एक मिनट, पैराबोला, एक एसिम्प्टोट आ गया, बट मुझे क्यों लग रहा था कि इसका 0 है। एक मिनट रुक जाओ बेटा। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये इसका एसिम्प्टोट नहीं होगा। ठीक है, पैराबोला का जो है x इज इक्वल सी की वैल्यू 0 ही आई ना, और यहाँ रखेंगे तो y 0 आ गया। y को 0 लिया हमने, तो x भी 0 हो जाएगा, मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। इसके लिए ना y इज इक्वल टू 0 ना बेटा पॉसिबल नहीं है। मेरे माइंड से मैं नेक्स्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी। इसके ना मुझे जहां तक लग रहा है इसका एक भी एसिम्प्टोट नहीं आएगा, तो ऑप्शन इसका 0 ही टिक कर लेना। ठीक है, अभी तो फिलहाल ऑप्शन इसका 0 ही टिक करना। मैं इसको एक बार मेरे माइंड में अभी बात नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ये कन्फर्मली वो हो रहा है कि इसका एसिम्प्टोट आना चाहिए। पैराबोला के जो एसिम्प्टोट हैं वो एक भी रियल एसिम्प्टोट नहीं आता। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्योंकि यहाँ से मुझे ये लगता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोई एसिम्प्टोट नहीं आ रहा, और y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन बनेगी एक्स एक्सिस के कोइंसाइड करेगी। तो ये एसिम्प्टोट है ना, ये वाला जो आया है ये कंसीडर नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करूंगी, तो अभी इसको ध्यान रखना, यहाँ तक मैं जरूर बता दूंगी, और ये इक्वेशन जो है ये ठीक कर लेना। ठीक है, सिर्फ मेरे पास इलिप्स हाइपरबोला के दो रियल एसिम्प्टोट आते हैं। ठीक है, किसके आते हैं, हाइपरबोला के आते हैं। पर फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार इसके बारे में दोबारा डिस्कस करूंगी। एक कर्व ऑफ डिग्री एन कैन एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, मैंने कल भी बताया था कि मेरे पास अगर कोई एन डिग्री की इक्वेशन है तो उसके एट मोस्ट जो हैं वो एन मेरे पास जो है एसिम्प्टोट आ सकते हैं, एन से ज्यादा नहीं आ सकते। एन से कम आ सकते हैं, पर एन से ज्यादा एसिम्प्टोट जो है उसके नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है मेरे पास, दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, तो ये बताना है कि कहाँ ये क्या है, कन्वर्ज कर रहा है। तो भाई मतलब इसकी लिमिट बतानी है। ठीक है, वो वैल्यू बतानी है कि ये कन्वर्जेंट तो है, लेकिन मेरे पास किस पर कन्वर्जेंट है, और वो वैल्यू बतानी है, वो वैल्यू बतानी है। तो भाई जब भी कन्वर्जेंट तुमसे पूछ ले कि ये बताओ कहाँ, मतलब कन्वर्जेस टू, किसको कन्वर्ज कर रहा है, किसको कन्वर्ज करने का मतलब है इसकी आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर पूछ रहा है क्या आ रहा है, तो भाई इसका इंटीग्रेशन कर दो। हमेशा जब भी ऐसे कोई इंटीग्रल दे रखा हो और वो पूछे कन्वर्जेस टू, किसको कन्वर्ज कर रहा है, क्या वैल्यू होगी, तो इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लीनियर है,
तो लीनियर का तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे x का होता है इंटीग्रेशन, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 टू 2। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/2 अपॉन 1/2, यहाँ लिख लेते हैं 1 टू 2। लिमिट पुट करोगे तो 2 माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 और माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा आंसर 2। तो ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है 2 को। किसको कन्वर्ज कर रहा है, 2 को कन्वर्ज कर रहा है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई ये भी तुम्हारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल में रिजल्ट है। यहाँ पर a टू इन्फिनिटी है, ठीक है, इज कन्वर्जेस टू, ये कन्वर्ज करता है जब n इज ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्ज करता है जब n इक्वल टू 1 हो और लेस हो 1 से। ठीक है, n इज लेस देन इक्वल टू 1 हो तो ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगला वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है। ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। और पेड कोर्स वाले बच्चों, आज ही मैंने आपको सुबह ये क्वेश्चन कराया था। वॉल्यूम आया था टेट्राहेड्रन का ABC/6, मतलब 3 फैक्टोरियल, जिसको 6 लिखेंगे। ये किससे कराया था, डी रिचलेट्स इंटीग्रल से। और डी रिचलेट इंटीग्रल की वैल्यू मैंने अभी लिखवाई थी। डी रिचलेट्स इंटीग्रल में तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ होता है x रेज टू पावर l माइनस 1, वाई रेज टू पावर m माइनस 1, z रेज टू पावर n माइनस 1, dx dy dz इज इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपोन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 होती है। तो मुझे इसको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है, अब मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो जो वॉल्यूम है ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ जो टेट्राहेड्रन है वो होता है ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो भाई चलो यूज करते हैं। तो मेरे पास जब डिरिचलेट इंटीग्रल है तो वहां x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ x बाय ए वाई बाय ए और z बाय सी है। तो हम क्या करते हैं, इस x बाय ए को u पुट कर लेते हैं, इस x वाई बाय बी को v पुट कर लेते हैं, और इस z बाय c को w पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी a u, y की वैल्यू b v और z की वैल्यू हो जाएगी c w। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx क्या आ जाएगा a du, y dy क्या आ जाएगा b dv और dz क्या आ जाएगा c dw। और वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रल में। ये है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ये रहा मेरे पास। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे dx की तो वो होगा a b और c dy dx, और ये हो जाएगा du dv dw। अब यहाँ से क्या हुआ, a b c तो कांस्टेंट है, बाहर आ गई। लेकिन अब मुझे ये ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन, मतलब मुझे कोई ना कोई कंडीशन चाहिए। अब मैं यहाँ चाह रही हूँ डिरिचलेट इंटीग्रल लगाना, तो उसके लिए तो ये फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से ना इस u को लिख देती हूँ 1 माइनस 1, v को लिख देती हूँ 1 माइनस 1 और w को लिख देती हूँ 1 माइनस 1। तो देखो l माइनस 1 m माइनस 1 n माइनस 1, ये l माइनस 1 ये m माइनस 1 और ये n माइनस 1, हमारा काम भी हो गया। और 1 माइनस 1 वैल्यू भी 0 होती, मतलब ये u की पावर 0 जो 1 हो गई। और ये du dv dw, और डिरिचलेट इंटीग्रल लगाएंगे तो ये गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये होगी। ठीक है, और बाहर क्या था, ये a b और c। ठीक है, गामा 1 1 1 ये तो 1 ही हो गया, और नीचे जो मेरे पास आया ये आ गया ए बी सी अपॉन गामा 4, और गामा 4 हमारे पास वैल्यू गामा 4 आया। और तुम्हें पता है कि गामा जो है गामा जो n है वो क्या होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये होगा ए बी सी बाय 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी सी बाय 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मतलब अब तो मंडे को क्लास होगी, और आज मास्टर क्लास नहीं है बेटा। ठीक है, तो मंडे को मिलेंगे। अच्छा जी, और संडे को मैराथन है। टाइम है 6:30 का। ठीक है, पीजीटी वाले डी ट्रिपल एस पी पीजीटी के लिए संडे को मैराथन है, टाइम 5:30।
याद रखना टाइम को, संडे को मिलेंगे, मंडे को नहीं।